तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। आज काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात तो यही करनी थी और सबसे पहले थैंक यू फॉर 100+ सब्सक्राइबर्स, जो कि हमने बहुत कम टाइम में अचीव कर लिया सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं मानता हूँ कि वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम हो चुकी है, लेकिन उससे कोई बात नहीं। आज से आप जानते हैं दिव्यांश सर ने आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग आज ट्यूसडे को मैं लेक्चर डालूंगा। तो इसके बारे में आज हमने एक्सरसाइज 4.5 तक खत्म कर ली थी और 4.6 हमें आज स्टार्ट करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपने 100+ सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको थैंक यू ही कहना चाहूंगा। और जैसे हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स, अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है, उसके तुरंत बाद ही हमारे 2-3 दिन में 15 सब्सक्राइबर्स और हो गए हैं। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और रही कोचिंग की बात, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन चल ही रही है। ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। जूम ऐप के जरिए या फिर गूगल मीट के जरिए, इनके जरिए हम पढ़ा रहे हैं। तो बस ये कहना चाहूंगा। और 2 नए चैनल भी बन गए, उनके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 4.6। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्सरसाइज 4.6 में जो शुरू के 6 क्वेश्चन है, शुरू के फर्स्ट से लेके 6 तक के क्वेश्चन कट गए हैं, जो कि बेस थे कंसिस्टेंसी पे बेस। हमें प्रूव करना था कि मतलब दिखाना था कि ये जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस का, कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो उसके बारे में हमें बताना था, जो कि अब कट चुका है। उसके लिए भी मैं आपको उसे भी आज बता ही दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले लेकिन हम ये डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 का बेसिक। एक्सरसाइज 4.6 हमारी बेस किस पे है? हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन को आप वैसे तो सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैट्रिक्स मेथड से। हम मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हमने लीनियर इक्वेशन ले लिया सिंपल, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z, ये 2 है, is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। अब ये है क्या? ये आपकी 3 लीनियर इक्वेशंस है। अब इसमें आपको मैंने बताया कि आप वैसे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अब आप मैट्रिक्स मेथड से करेंगे तो कुछ मैट्रिक्स बनेगी इसमें, ऑब्वियसली सी बात है। तो सबसे पहले आती है इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो वेरिएबल्स के पीछे होती है। वेरिएबल्स क्या है इसमें? x, y और z। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, y का b1 है, z का c1 है, यहाँ पे a2 है, या b2 है, या c2 है, या a3, b3 और c3 है। तो यहाँ पे क्या क्या कोफिशिएंट है मैट्रिक्स के? तो देखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a से डिनोट करेंगे हम, जो कि होंगे a1, b1, c1 फर्स्ट रो में, a2, b2, c2 सेकंड रो में, a3, b3, c3 थर्ड रो में। अब आते हैं आपके वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल आप जानते हैं, इसमें 3 ही वेरिएबल है, x, y और z। तो वेरिएबल को हम b से डिनोट करेंगे, तो वो हो गए हमारे x, y और z। रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें आपके d1, d2, d3 होगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये सब होगा यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो जो इन्हें सॉल्व करके हम इसे रीराइट कैसे कर सकते हैं? मतलब हमने एक फॉर्मूला बना लिया, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, जब हमने सॉरी गाइस यहाँ पर ये x आएगा, ये मैंने b लिख दिया। वेरिएबल मैट्रिक्स को हम x से डिनोट करते हैं, तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा वैसे, क्योंकि प्रूफ की जरूरत है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई दोनों साइड करती है, ए इनवर्स की यहाँ भी कर दिया, ए इनवर्स की राइट हैंड साइड पे भी कर दिया। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा ए इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा बता दूंगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में गैस, अगर वैसे अब तो सीबीएसई में ये नहीं आएगा, लेकिन ये यूपी बोर्ड के लिए है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम के भी हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं, तो टीचर्स अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही होंगे हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है गैस? यूनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, जिसमें आप जानते हैं a क्या होता है, आप जानते हैं
एक्स भी जानते हैं आप क्या होता है और बी भी जानते हैं। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स और बी रिजल्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। अगर वो आपका 0 के इक्वल नहीं आता है, मैंने कहा आता है नहीं आता है, तो वो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आता है तो दो केस बनते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल आएगा तो आपके दो केस बनेंगे। एक बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, और एक आ गया आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और एक आ गया आपका नो सॉल्यूशन। तो दो केस आपके बन जाएंगे जब आपका, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। इनफाइनाइट वाले केस में डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल आता है, नो सॉल्यूशन के बीच में भी, नो सॉल्यूशन के केस में भी डिटर्मिनेंट ए 0 आता है। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जब आप डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाएगा यहाँ पे तो आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको बता दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी से। इसे नोट करिए, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हम कर देंगे बी में। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो अगर इनका सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर इसमें भी आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, दोनों में निकालेंगे, इसमें जो है आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा। मतलब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो सिंपल यूनिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर 0 के इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ए तो इसमें दो केस आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में फिर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं दोनों में। नो सॉल्यूशन में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आता, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में एडजॉइंट ऑफ ए बी के इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वैसे ये बता दी, अब सीबीएसई में नहीं आएगा तो फिर भी मैंने बता दिया आपको, तो अब मैं इसे रफ कर सकता हूँ। तो अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि फर्स्ट से लेके 6 तक के कर चुके हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं डायरेक्ट। मैं एक सेकंड बुक खोल लूं। तो गाइस अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसमें a क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी इसमें। तो बनेगी 5, 2, 7 और 3 आपकी, 5, 2, 7, 3। अब वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर, x इज आपके क्या है, x और y दो ही वेरिएबल है तो 2 लिख लेंगे। और b रिजल्ट मैट्रिक्स में क्या है आपका 4 और 5। तो ये आपके पास गिवन है। फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको इसमें x फाइंड करना है, x इज जिसका फॉर्मूला होता है a इनवर्स b, जिसके लिए आप सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे, फिर b निकालेंगे, उसकी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। b नहीं निकालना, b तो गिवन ही है, a इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले a आपके पास ये रहा। a इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए भी आप जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर, यहां मैंने आपको शॉर्ट में सब बता दिया है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका, 5 × 3 15 -7 2 × 7 14, 5 15 - 14 1। डिटर्मिनेंट आपका आ गया यहाँ पर 1। अब हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट निकाल ले एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए होंगे, जिसके लिए हम पहले माइनर निकाल लेते हैं। M11 क्या होता है आपका, या मैं कोफैक्टर डायरेक्ट निकालता हूँ, क्योंकि मैंने माइनर निकालना आपको सिखा दिया। आप प्लेलिस्ट में पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा माइनर कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं C11। C11 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या चलो मैं आपको माइनर भी बता देता हूँ। M11 क्या होगा यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा 3। M12 क्या होगा आपका 7। M21 क्या होगा आपका 2 और M22 होगा आपका 5। ये आपका निकल गया। अब C11 क्या होगा, C12 क्या होगा, C21 एंड C22। C11 ये सेम उतार देंगे यहाँ पे 3, 7, 2,
5। इसमें मैंने आपको बताया नीचे वाले प्लस करके देखते हैं। 1 + 1 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3 ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस। C21 भी ऑड है तो यहाँ पर -2 और C22 इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आपके कोफैक्टर निकल गए, लेकिन आप जानते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आपका क्या निकल के आएगा, इसे आप एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे 3 - 7 - 2 - 5। क्या निकले हैं आपके कोफैक्टर? 3 - 7 - 2 एंड 5। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर नहीं चाहिए, केवल कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी करना होगा हमें। तो जो रॉज है उन्हें कॉलम में लिख लेंगे, या कॉलम को रॉज में लिख लीजिए। 3 - 7 - 2 एंड 5। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। और सिंपल इसे फॉर्मूले में रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ कर रहा हूं, ये मैंने रफ वर्क के लिए किया था आपके लिए। तो एडजॉइंट भी निकल गया, डिटरमिनेंट भी निकल गया हमारा। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं x = a इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। a इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऐसी रहेगा। तो एडजॉइंट क्या आ गया आपका? a इनवर्स भी आपका यही आ जाएगा, 3 - 2 - 7 एंड 5। और फॉर्मूले में क्या रखना है हमें? x = a इनवर्स b। x क्या है आपका? सॉरी, a इनवर्स आपका ये है 3 - 2 - 7 5 और b आपका है 4 × 5। अब x तो आपने लिख दिया, x की जगह आप xy रख देना यहां पर। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपके x और y निकल के आ जाएंगे। इसे नोट करिए जल्दी, फिर हम रफ करते हैं। हमें निकालना, मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। x = a इनवर्स b आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें कि a इनवर्स आप निकालना जानते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट है इनटू एडजॉइंट है। फिर हमने a से पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ a निकाला, फिर हमने यहाँ से a इनवर्स निकाला। a इनवर्स निकालने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करा, x = a इनवर्स b। a इनवर्स era b हमें पता था 4 और 5 है, और x की जगह x और y वेरिएबल रख लेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th हमने कर लिया, 8th 9th 10th सारे सेम है। फिर 11 12 13 14 में से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13th हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 15 करेंगे, एंड 15th भी सेम है, एंड देन 16 करेंगे, फिर एक्सरसाइज खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है हमारे पास। ये 3x3 मैट्रिक्स का, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ। बाकी क्योंकि अगर मैं ही सारे करा दूंगा तो आप प्रैक्टिस ही क्या करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस ये मस्ट मांगते हैं। प्रैक्टिस इसमें आपको करनी पड़ेगी, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। 2x + 3y 2x + 3y + 3z = 5 + 3z = 5। देन आगे x - 2y + z x - 2y + z = -4, and then 3x - y 3x - y - 2z = 3। ओके, तो इसमें भी आपको x निकालना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया a इनवर्स b। अब मैं x और b नहीं लिखूं आपके, क्या है, क्योंकि आप जानते हैं x होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, इसमें 3 वेरिएबल है x y z, और b आप जानते हैं रिजल्ट मैट्रिक्स 5 - 4 3 आपको दिया है। डायरेक्ट a लिखते हैं और इसका सबसे पहले a इनवर्स निकालते हैं। a आपको क्या दे रखा है वो लिख लेंगे, 2 3 3 1 - 2 1 3 -1 -2। एक बार और देख लेते हैं, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा इसका। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, प्लस माइनस प्लस रूल लगेगा, 2
फर्स्ट रो हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, -2 इंटू -2 4 +1 -3 -2 -3 +3, ये हाइड करेंगे, -1 +6। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 4 + 1 5, 5 इंटू 2 10, -3 -2 -5 हो गया आपका। तो ये आ गया आपका प्लस का 15, -2 -3 -5 -5 इंटू -3 +15, -1 +6 5, ये भी आपका हो गया +15। 15 + 15 आपका होता है 30 + 10 = 40। 40 आपका डिटर्मिनेंट आ गया है। अब इसका आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ही निकालूंगा, आप पूरे तरीके से निकालिएगा, क्योंकि आप मुझे पता है C11 यहाँ लिखेंगे, C12 या C13, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। जब आप तीनों लिखेंगे तो आपको करना ट्रांसपोज ही है, तो पहले ही क्यों ना उन्हें फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए। C22 सॉल्व वैसे ही कर लेंगे, C23 C31 C32 एंड देन C33। तो अब आपका आगे क्या आएगा? C11 पहले निकालते हैं, आइए। 4 + 1 5, C12 क्या होगा आपका? इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, -2 -2 -3 -5 एंड देन C13 क्या होगा आपका? -1 + 6, यस, ये होगा आपका 5। ऐसे ही C21 निकालेंगे, ये हाइड करेंगे और इस हाइड करेंगे, 3 इंटू -2 -6 + 3 -3। C22 ऐसे ही निकालेंगे, इसे हाइड कर लेंगे, -4 -9 -13 एंड देन C23 इसे हाइड कर लेंगे, -2 -9 -2 एंड -9। C23 निकालने के लिए हम ये वाली कॉलम हाइड करेंगे और ये वाली रो हाइड करेंगे, तो -2 इंटू -9, ये हो गया आपका -11। ऐसी C31 निकलेगा, इन्हें हाइड करेंगे, 3 + 9। ऐसी C32 निकलेगा आपका 2 -3 -1। ऐसी C33 निकलेगा आपका -4 -3 -7। ये आपका निकल गया। C12 ये ऑर्डर उन्हें चेंज कर दीजिए डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये आपके निकल गया एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट भी निकल गया है, एडजॉइंट भी निकल गया है, तो ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए इनवर्स ये मैं रफ कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमारा 40 आया। ये देख लीजिए आप कैसा आया, नोट कर लीजिएगा, रिवाइंड मार के वीडियो। डिटर्मिनेंट आया है हमारा 40 के इक्वल। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने का तरीका 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ओके, अब फॉर्मूले में रखना हमें x = A इनवर्स B। A इनवर्स हमारा ये रहा, जो कि आपका है 1/40। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एंड में भी कर देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। A इनवर्स और B हमारा क्या है? 5 -4 एंड 3। जब आप और x की जगह क्या रख लेंगे? यहाँ पर x की जगह हम रख लेंगे x, y और z, क्योंकि वेरिएबल मैट्रिक्स में हमारे 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। तो यहाँ से जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x, y और z तीनों निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे नोट करिए आप जल्दी से। तो गाइस अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
15 में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा उससे पहले वो बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहता है, बस मैं आपको बना के दे दूंगा टेबल पूरी, आप सॉल्व करिएगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg की राइस की दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ ऑनियन को x मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ ओनियन को हम x मान लेंगे एंड आपकी कॉस्ट ऑफ व्हीट को हम y मान लेंगे एंड देन कॉस्ट ऑफ राइस को हम z मान लेंगे। तो हमें देखे रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो 4 kg ऑनियन मतलब 4x एंड 3 kg व्हीट प्लस 3y एंड 2 kg राइस प्लस 2z, टोटल अमाउंट इनकी दे रखी है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हाइट एंड 2 kg राइस इज ₹60। ये हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स हो गया। और आगे भी दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 2x एंड 4 kg व्हीट 4y and 6 kg rice is equal to 90 rupees। और तीसरी आपको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 6x प्लस 2 kg wheat 2y प्लस 3 kg राइस इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो हमें फाइंड करना, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। ये कॉस्ट ऑफ ओनियन दैट्स पर केजी होगी, या आप ये भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर केजी लिख लीजिएगा तीनों में। तो आपको कॉस्ट ऑफ पर केजी फाइंड करनी है, मतलब एक्स वाई और जेड वही निकालना है आपको, वेरिएबल मैट्रिक्स निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, बी आप जानते हैं वेरिएबल रिजल्ट मैट्रिक्स का 60 90 70, ए आप जानते हैं क्या है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। इसका ए निकालेंगे, ए से ए इनवर्स निकालेंगे और फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज आज के लेक्चर को हम यही करते हैं एंड, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फिर हम ट्यूसडे के बाद मेरा लेक्चर आएगा अब अगला, उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग से भी देता रहूंगा, बहुत शानदार तरीके से वो चैप्टर हमारा होने वाला है। तो वो वीडियो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपका ऐसा करा दूंगा बिल्कुल बेस्ट। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि हमने कैसे करा, बस फिर आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। अब अगले चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अब एक बार फिर से थैंक यू 100+ सब्सक्राइबर्स के लिए। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इतना आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूँ।